दोस्तों नमस्कार। बजट की आज ये अंतिम क्लास है। आज हम देखने वाले हैं बजट की विधायी प्रक्रिया। अब तक हम लोगों ने बजट का जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट था उसको देखा था। आज हम इसको थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट देखेंगे कि संविधान में बजट की क्या स्थिति है, इसकी पारित होने की विधायी प्रक्रिया क्या है। तो हम जानते हैं कि संविधान में बजट जैसे किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो क्या किया गया है? तो हम जानते हैं हमारे पास है अनुच्छेद 112 और अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करता है। वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करता है। ये क्या है? इसमें कहते हैं कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में लिखेंगे प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में राष्ट्रपति संसद के पटल पर वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत कराता है। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में राष्ट्रपति संसद के पटल पर वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत कराता है। तो ये वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में है। ये सीधी सी बात है कि आप घर में कोई शादी का कोई दूसरा कार्यक्रम करेंगे तो कार्यक्रम करने से पहले आप अपना बजट निर्धारित करेंगे। शादी के बीच में या शादी के बाद तो बजट डिसाइड करेंगे नहीं, तो किसी भी कार्यक्रम का बजट जो है वो पहले डिसाइड करेंगे। क्लियर? अब देखो क्या है कि वित्तीय वर्ष की शुरुआत कब होगी? 1 अप्रैल से, और खत्म कब होगा? 31 मार्च को। ठीक है? तो वित्तीय वर्ष की शुरुआत होगी 1 अप्रैल को, खत्म होगा 31 मार्च को। तो इस 1 अप्रैल के पहले बजट पेश होगा। ये फरवरी में भी हो सकता है, ये जनवरी में भी हो सकता है, ये मार्च में भी हो सकता है। इसके लिए सरकार स्वतंत्र है। सरकार को इसके लिए कोई संविधान में संशोधन नहीं करना है। हाँ, वर्ष प्रारंभ के पहले करना है, ये ठीक है। दूसरी बात, कहाँ करना है? तो संसद के पटल पर, मतलब संसद के दोनों हाउस हैं, लोकसभा राज्यसभा, तो संसद में वार्षिक वित्तीय विवरण जो है प्रस्तुत करना है। कौन कराता है? तो राष्ट्रपति कराता है। यहां से प्रश्न बनता है कि जो वार्षिक वित्तीय विवरण है जिसे हम बजट कह रहे हैं, इसे प्रस्तुत कराना तो कौन कराएगा? राष्ट्रपति। दूसरा प्रश्न आता है प्रस्तुत करना, कौन प्रस्तुत करेगा? तो आमतौर पर वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं। वित्त मंत्री प्रस्तुत कर सकते हैं, वित्त राज्य मंत्री भी प्रस्तुत कर सकते हैं, प्रधानमंत्री भी बजट प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रधानमंत्री अपने तरफ से जिसे अधिकृत कर दे वह भी बजट प्रस्तुत कर सकता है। मतलब प्रस्तुत कराने का काम राष्ट्रपति का है, करने का काम सरकार का है। क्लियर? अब बात आती है कि इसकी प्रक्रिया क्या है। ठीक है? तो आइए देखते हैं बजट की विधायी प्रक्रिया क्या है, बजट कैसे पास होगा। तो सबसे पहले
राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए, राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई तो बजट प्रस्तुत हो जाएगा। बजट का प्रस्तुतिकरण। बजट प्रस्तुत हो गया तो अब क्या होगा, बजट पर सामान्य चर्चा होगी। सामान्य चर्चा के बाद क्या होगा, सदन स्थगित होगा। उसके बाद बजट पर विशेष चर्चा होगी। ठीक है, विशेष चर्चा का मतलब यह होता है अनुदान मांग पर चर्चा। अनुदान मांग पर चर्चा होगी। इसके बाद आएगा कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव के बाद आएगा विनियोग विधेयक। फाइनली क्या होगा, वित्त विधेयक। ये पास, बजट पास। ठीक है, यहां पे जो आपको समझना है, क्या प्रश्न बनेगा, प्रश्न ये बनेगा कि बजट जो है ये किस प्रकार का वित्त विधेयक है या किस प्रकार का विधेयक है। तो ये प्री परमिटेड है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से बजट प्रस्तुत होगा, मतलब बजट प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, बजट पे सामान्य चर्चा, बजट में विशेष चर्चा। देखो, जिस दिन बजट पेश होता है तो बजट स्पीच के बाद बजट की कॉपी जो है वो सभी मेंबर्स को उपलब्ध करा दी जाती है। अब जो उपलब्ध करा दी गई तो किसी ने उसको पढ़ा तो है नहीं, लेकिन बजट भाषण को सुनकर जो त्वरित प्रक्रिया है, त्वरित प्रक्रिया मतलब हवाई बातें, बिना पढ़े लिखे, केवल छिछले स्तर पे, सुने सुनाई आधार पे। सत्ता पक्ष वाला क्या बोलेगा, सत्ता पक्ष वाला बोलेगा बहुत ही ऐतिहासिक बजट है, किसानों, बेरोजगारों, युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों, सबके लिए बहुत अच्छा काम किया गया है। ये सामान्य बात है जो आमतौर पे जो है चौराहे पे चाय की दुकान पे बोला जाता है। जो विपक्ष वाला होगा क्या बोलेगा, बहुत ही घटिया बजट है, इसमें युवाओं, किसानों, बेरोजगारों, महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों के लिए कुछ नहीं है, सब निराश हैं। अब सबको कॉपी मिल गई तो सदन स्थगित कर दिया गया, और सदन स्थगित कर दिया गया तो अब सब जाएंगे बजट की कॉपी लेकर और अपने अपने एक्सपर्ट को बैठा के या खुद जिसको बजट की समझ होगी वो बजट को पढ़ेगा, उसमें से अपने काम की चीजें निकालेगा। मनरेगा पे कितना खर्च कर रहे हैं, शिक्षा पे कितना खर्च कर रहे हैं, स्किल इंडिया पे कितना खर्च कर रहे हैं, और रोजगार पे गवर्नमेंट का क्या योजना है, क्या प्लान है, कितना खर्च कर रहे हैं, सड़क पे कितना खर्च कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, अब उसको स्पेसिफाई करके देख रहे हैं। आखिर शिक्षा पे इतना खर्च कर रहे हैं तो कैसे खर्च कर रहे हैं, इसका रोड मैप क्या है, तरीका क्या है। तो ये सब क्या है, ये विशेष चर्चा है। मतलब नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे तो सामान्य चर्चा करेंगे, और पढ़ेंगे लिखेंगे तो विशेष चर्चा करेंगे। ठीक है, अब विशेष चर्चा मतलब अनुदान मांग पे चर्चा। अब आता है कटौती प्रस्ताव। इसको देखते हैं कि कटौती प्रस्ताव क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में से क्वेश्चन पूछा जाता है। कटौती प्रस्ताव को कहा जाता है कट मोशन। क्या बोला जाता है, कट मोशन। एक बात आप समझेंगे, कटौती प्रस्ताव में केवल अनुदान मांग को
हटाने का प्रस्ताव आ सकता है। मान लो रोजगार कोई मद है, कोई विषय है और इस पे सरकार 10,000 करोड़ खर्च करना चाहती है, तो आप इसको ये नहीं कहेंगे कि पैसा बहुत कम खर्च कर रहे हैं, इसको बढ़ा के 11,000 कर दीजिए। ये अमाउंट 10,000 से कम हो सकता है, इसके बराबर हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो केवल अनुदान मांग को घटाने का प्रस्ताव आ सकता है, ठीक। अब ये जो कटौती प्रस्ताव होता है, ये होता है कुल 3 प्रकार का। एक को कहते हैं नीतिगत कटौती प्रस्ताव, दूसरे को कहते हैं मितिव्ययी, कटौती प्रस्ताव, और तीसरे को कहते हैं सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। और नीतिगत मतलब पॉलिसी कट मोशन, इकोनॉमिकल कट मोशन और टोकन कट मोशन। देखो है क्या, जैसे मान लो कोई मद है शिक्षा, शिक्षा क्या, हम स्किल इंडिया की बात कर रहे हैं। सरकार ने कहा कि हम इस पे 40,000 करोड़ खर्च करेंगे, ठीक है, क्लियर। इससे युवा जो है वो स्किल्ड हो जाएंगे और रोजगार उनका बढ़ेगा, कोई समस्या नहीं है, ये तो अच्छी बात है। अब विपक्ष ने क्या बोला कि देखो भाई ऐसा है ना, ये जो स्किल इंडिया को लेके आपने जो बजट निर्धारित किया है, तो पहला क्या है अमाउंट, और दूसरी चीज क्या है आपकी पॉलिसी, ये दोनों गड़बड़ है। आपकी पॉलिसी इतनी घटिया है, इतनी बेकार है कि 40,000 करोड़ छोड़ो, इस पे 1 रुपया भी खर्च करने लायक नहीं है। ये क्या है, ये है विपक्ष द्वारा सरकार की नीति को ही खारिज कर देना। तो ये क्या है नीतिगत कटौती प्रस्ताव, इसमें अमाउंट को घटाकर 1 रुपया कर देते हैं। कहने की बात है, करते नहीं है, कहने की बात है। जैसे आमतौर पर गांव में नहीं बोलते हैं कि आपकी जो ये बात है ना, ये 2 कौड़ी की है, मतलब आपकी ये बात 2 कौड़ी की भी नहीं है, मतलब 2 कौड़ी भी बहुत महंगा है आपकी बात के आगे, ऐसा ही समझिए। आपकी पॉलिसी इतनी बेकार है कि 40,000 करोड़ तो छोड़ो, इस पे 1 रुपये भी खर्च कर दो ना, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। दूसरा क्या है इकोनॉमिकल कट मोशन मितव्ययी, ये तो वो समझदार आदमी है। ये क्या कर रहा है कि आपकी पॉलिसी अच्छी है लेकिन ये अमाउंट थोड़ा सा ज्यादा है। अगर आप 40,000 करोड़ की जगह 35,000 करोड़ कर देते ना, तो ये ज्यादा ठीक होता। अगर मेरी सरकार होती, मैं वित्त मंत्री होता, तो मैं यही चीज, आपकी पॉलिसी अच्छी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अमाउंट थोड़ा सा ज्यादा है, आप अमाउंट को रेशनलाइज तरीके से कम नहीं कर पा रहे हैं। तो आपने एक निश्चित सीमा तक आपने अनुदान मांग को घटाने का प्रस्ताव दिया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसमें पॉलिसी का विरोध नहीं करते हैं, इसमें अमाउंट पे ऑब्जेक्शन होता है कि ये अमाउंट इस पॉलिसी के लिए, मतलब ठीक है पॉलिसी ठीक है लेकिन अमाउंट ज्यादा है। अगली बात आती है सांकेतिक टोकन कट मोशन क्या है। देखो भाई ध्यान से, आपकी पॉलिसी भी ठीक है, आपने जो अमाउंट डिसाइड किया है ये भी बहुत बढ़िया है, दोनों कोई समस्या नहीं है। लेकिन देखो यार, हम विपक्ष वाले हैं, हमारा काम है तुम्हारा विरोध करना। तो एक काम करो, मेरे कहने से इस 40,000 करोड़ में 100 रुपये कम कर दो। तो जब निर्धारित अमाउंट में से 100 रुपये कम करा दिया जाए, तो वो क्या है, वो सांकेतिक कट मोशन है। क्लियर, चलिए लिखेंगे प्रत्येक
अनुदान मांग राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। सही बात है, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का अनुदान मांग प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगली बात क्या है? अगली बात ये कह रहे हैं कि संसद में संचित निधि पर भारित व्यय, संचित निधि पर भारित व्यय, इस संचित निधि पर जो भारित व्यय है, जैसे राष्ट्रपति का वेतन, उपराष्ट्रपति का वेतन, मुख्य न्यायाधीश का वेतन, राज्यपाल का वेतन ना, तो जितने संचित निधि पर भारित व्यय है वो क्या होंगे? वो भैया इस पे मतदान नहीं होगा, चर्चा हो सकती है, चर्चा कराइए, मतदान नहीं करा सकते। इस बात का ध्यान रखेंगे, यही से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या संचित निधि पर जो भारित व्यय है उस पर मतदान और चर्चा नहीं होगी? मतदान नहीं होगा, चर्चा हो सकती है। भाई मतदान करा दोगे, पता चलेगा कि वह प्रस्ताव पास ही नहीं हुआ, तो क्या राष्ट्रपति और बाकी जिनके खर्चे संचित निधि पर भारित हैं वो सब क्या बिना वेतन के रह जाएंगे? ऐसा नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब एक शब्द आता है लेखानुदान। इंग्लिश में कहा जाता है इसको वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑन अकाउंट। अब वोट ऑन अकाउंट देखो क्या है भाई, बजट कब पेश होगा? बजट पेश होगा फरवरी में, हो सकता है बजट पास होते होते मार्च आ जाए, अप्रैल आ जाए, हो सकता है मई भी आ जाए। ठीक है, लेकिन आपका वित्तीय वर्ष कब से शुरू हो गया? 1 अप्रैल से शुरू हो गया, कब तक? 31 मार्च तक। अगर आपका बजटवा जो है वो अप्रैल और मई में पास होगा तो ये 1 अप्रैल से तब तक खर्चवा कैसे चलेगा? तो ये क्या है? ये है खर्चे चलाने का तरीका है। भाई मान लो 48 लाख करोड़ का बजट है 12 महीने का, ठीक है, 2 महीने का खर्चा चलाने का पैसा निकालना है, तो कितना हो गया? 8 लाख करोड़। 2 ही महीने तो चलाना है ना, उसके बाद तो बजट पास ही हो जाएगा। तो ये जो अमाउंट इन्होंने काट के निकाला, इसे इन्होंने पहले ही पारित करा लिया। ठीक है, इसको बिना किसी ऑब्जेक्शन के पहले ही पास करा के रख लो। हाँ ठीक है, अमाउंट कम ज़्यादा होगा तो बाद में उसको एडजस्ट कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देश का काम नहीं रुकना चाहिए, देश के खर्चे नहीं रुकने चाहिए। ठीक है, अगर रिजिड हो जाएंगे कि नहीं नहीं पास कराइए तब 1 अप्रैल से काम चलेगा, तो पास कराने बैठेंगे तो 1 अप्रैल से काम कैसे चलेगा? क्योंकि देश के ऊपर बहुत सारे खर्चे होते हैं। देश को विदेश से लिए गए कर्जों का ब्याज भी भरना है, कर्जे भी भरने हैं, योजनाओं को चलाना है, कर्मचारियों को वेतन देना है, तो बहुत सारा काम करना है। क्लियर? तो लिखेंगे इसके बारे में कुछ अच्छी बातें लिख लेंगे। पहला, 2 से 6 माह, 2 से 6 माह के
व्यय की अनुमति मिल जाती है। क्लियर? दूसरी बात, इसका संबंध केवल व्यय पक्ष से है। देखो इसकी जरूरत क्या है। अगर आप खर्च करने की अनुमति नहीं देंगे, अनुमति नहीं, तो क्या होगा? व्यय नहीं, और व्यय नहीं तो क्या होगा? शट डाउन। भैया देश का शट डाउन नहीं करना है, ठीक है? चलो भाई, एक शब्द आप लोग बड़ा सुनते होंगे, अंतरिम बजट। क्या सुनते हैं? अंतरिम बजट। अंतरिम बजट कब पेश करते हैं? पहला प्रश्न तो ये है कि कब पेश करते हैं। लिखेंगे जब सरकार के पास जनादेश ना हो। ये क्या बात है? सरकार के पास जनादेश ना हो, तो सरकार के पास जनादेश नहीं होगा तो फिर सरकार ही कैसी होगी? समझो, देखो 2024 में लोकसभा का चुनाव था, ठीक है? बजट कब पेश हुआ? बजट पेश हुआ 1 फरवरी को। किस वर्ष के लिए पेश हुआ? 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक के लिए, ठीक है? 1 फरवरी को जो बजट पेश होना है वो किसके लिए होना है? 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के साल के लिए होना है। लेकिन भैया ये बताओ, 24 में तो चुनाव है, और परिणाम इसका कब आएगा? परिणाम आएगा जून में। जो सरकार बजट पेश कर रही है वो सरकार जीत भी सकती है, हार भी सकती है, कुछ भी हो सकता है, चुनाव है। जीत गई तो अच्छा, हार गई तो तब क्या होगा? अब अगर ये सरकार जो है चुनाव हार गई, ये पार्टी चुनाव हार गई, तो इसी पार्टी ने 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25 तक के लिए बजट पेश किया है। लेकिन ये सरकार तो जून के बाद आगे कंटिन्यू करेगी ही नहीं। तो जब ये सरकार आगे कंटिन्यू करेगी ही नहीं, कर लो अलग की बात है, लेकिन हम क्यों माने कि कर लेगी? तब क्या होगा? तब आखिर इसको बजट पेश करने का अधिकार ही किसने दिया? जनता ने तो दिया नहीं, जनता ने तो नकार दिया। जनता ने इन्हें जो जनादेश दिया था वो जून 2024 तक का दिया था। तो भैया ऐसा है, आप ये जो 1 फरवरी को बजटवा पेश कर रहे हैं ना, आप पूरे साल का बजट पेश नहीं करेंगे, आप चुनाव तक का बजट पेश करेंगे, क्योंकि चुनाव तक ही आपको जनादेश है। यही अंतरिम बजट है। चुनाव में अगर आप जीत गए तो चुनाव जीत कर आइए, दोबारा फिर आप पूरे साल का बजट पेश कीजिए। हार जाएंगे तो जो नई सरकार आएगी वो आगे शेष समय के लिए बजट पेश करेगी। लेकिन आपके पास जून तक का ही जनादेश है, तो आप जून चुनाव तक का ही आप बजट पेश कर सकते हैं। ये अंतरिम बजट इसको कहते हैं, ठीक भाई? आई थिंक आप समझ गए होंगे। अभी आमतौर पर ये जो अंतरिम बजट होता है ये 2-3 माह का ही होता है, ध्यान दीजिएगा। इस 2-3 माह में भी आय पक्ष की भी बात होगी और व्यय पक्ष की भी बात होगी, इस बात का ध्यान रखेंगे।
एक बजट आप लोग और सुने होंगे, पूरक बजट। पूरक बजट कब आता है? जब वित्त वर्ष के बीच में ही पैसा कम पड़ जाए तो सरकार पूरक बजट लेकर आती है। ठीक है। एक प्रश्न आपसे बार बार पूछा जाता है, मैं बजट मैंने पढ़ा दिया, बजट में कुछ है नहीं, एक आपको जनरल इंफॉर्मेशन दे दें। एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि क्या जुर्माना संचित निधि का भाग है कि नहीं है। देखो भाई, ऑप्शन में आपको दिया रहेगा निम्नलिखित में से कौन सा संचित निधि का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संचित निधि का भाग नहीं है। तो देखो ऑप्शन में जुर्माना होगा, जुर्माना संचित निधि का भाग नहीं है। ये संचित निधि क्या है भैया? संचित निधि क्या है? राजकोष है भारत सरकार का। ये है संचित निधि। पैसा आएगा तो इनफ्लो, इसमें से पैसा जाएगा तो आउटफ्लो। घर के मुखिया ने एक डब्बा बना के रखा हुआ है, पैसा कमा के लाओ, डब्बे में डालो, ईमानदारी से। जो भी खर्चा तुमको चाहिए डब्बे में से निकाल के लेके जाओ, ईमानदारी से। ठीक है। तो जो आय है वो इनफ्लो है, डब्बे में आ गया, और जो व्यय है वो क्या है? आउटफ्लो है, डब्बे में से बाहर चला गया। ठीक है भाई। अब इनफ्लो क्या है? आय क्या है सरकार की? तो सरकार जो कर की वसूली करती है वो सरकार का इनफ्लो है, आय है। सरकार ऋण की वसूली करती है, ये भी क्या है? ये भी सरकार का इनफ्लो है। सरकार खुद उधार लेती है, ये भी इनफ्लो है। भैया उधार भी तो आय है, नहीं है? मतलब आप लोग आय व्यय किसे जो समझ रहे हैं? मैंने बताया था आपको, आय क्या है व्यय क्या है, सीधी सी बात है। पैसा जेब में आए तो आय, पैसा जेब से जाए तो व्यय। जेब का पर्स बिल्कुल खाली खाली था, उसमें पैसा नहीं था। और आपने अपने दोस्त को पकड़ा, बोला 100 रुपए दे दो, उधार दे दो। तो आपने लिया तो उधार, लेकिन पैसा आपकी पर्स में आ गया, वो आपकी आय हो गई। और पैसा उसकी पर्स से गया, वो क्या हो गया? वो उसका व्यय हो गया। ठीक है। अलग बात है कि आप उसको बाद में वापस करेंगे, तो वापस करेंगे तो आपकी जेब से जाएगा तो आपका व्यय हो गया, उसकी जेब में वापस आ गया तो उसकी आय हो गई। ठीक है ना। ये दो ही खेल चलता है, या तो आय होगा या तो व्यय होगा। ठीक भाई। दोस्त ने अपना पैसा वापस मांगा, मेरा 100 रुपए दो। आपने कहा भागा नहीं जा रहा हूं, कई बार मांगा। उसने कहा अरे दे दूंगा, परेशान कर रहे हो, जैसे लग रहा है मेरे 100 रुपए से तुम्हारा काम चलने वाला है। उसने कहा जाओ, मैंने अपना कर्जा माफ कर दिया। 100 रुपए का उधार क्या हो गया? माफ।
कोई भी ऋण अगर वो माफ हो जाए तो वो अनुदान बन जाती है। क्या बन जाती है? अनुदान। भैया सीधी सी बात है, चाहे वो प्यार से माफ कर दे, चाहे तंग आके माफ कर दे, ऋण माफ करते ही अनुदान बन जाता है। क्लियर? तो आज मेरी तरफ से बजट का सेक्शन समाप्त हो गया। मैंने सोचा था कि जो 1 फरवरी को बजट पेश हुआ है उसके जो की पॉइंट्स हैं, जो फीचर्स है, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो ऑलरेडी इतना कंटेंट यूट्यूब पे टहल रहा है कि मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, उसे आप देख लीजिएगा। मैं इंडियन इकोनॉमी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि किसी भी चैप्टर का फुल टू कंटेंट यूट्यूब पे आपको इजीली अवेलेबल नहीं मिलेगा आसान भाषा में। मतलब इंग्लिश मीडियम में मिल भी जाएगा तो हिंदी मीडियम में नहीं मिलेगा, क्योंकि बाकी लोगों को वो थोड़ा सा पढ़ाना है, थोड़ा सा मतलब ट्रेलर दिखाना है, वो पूरी फिल्म दिखाएंगे आपको अपने प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे पैसा लगता है। मैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फ्री में बता दूंगा, आपको बस क्या करना है, देखते रहना है। नमस्कार।